हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटेंसी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम शशि अग्रवाल चैनल के अंदर जो है सीए फाउंडेशन के अंदर जैसे बिजनेस लॉ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज और कुछ पार्ट जो है हम स्टैटिस्टिक्स का कवर करेंगे। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर जो है वो आपको मेरे सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन किया था, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था और प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किया था। इस वीडियो के अंदर हम कन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट आर द वेरियस कन्वेंशन। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको हम क्या फॉलो करते हैं, क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, और उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर जो है मैं आपको जो है समझाऊंगी, साथ साथ उनके आंसर्स भी बताऊंगी, साथ साथ जो है उसके पीछे ये आंसर का लॉजिक क्या है। इसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आपको जुलाई के अंदर जो है अभी थोड़ा सा इसके अंदर अनइवन रहेगा कि जैसे रेगुलर बेसिस पे कोशिश तो रहेगी कि आपको रेगुलर बेसिस पे मैं डालती रहूं, पर जुलाई के अंदर जो है ये प्रॉपर रेगुलर हो जाएगा। आपको रिटन नोट जो है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्वालिटेटिव प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। पहले हम इसी वीडियो के अंदर ही कवर करने वाले थे, तो फिर मुझे लगा कि लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से क्या है कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। ऑलरेडी हम इस जो हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग है इसके अंदर वैसे तो मैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग भी कवर कर चुकी हूँ। जो प्रीवियस जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन है उसके अंदर वी हैव कवर्ड द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है अजम्पशंस होती हैं जिसके ऊपर जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाई जाती हैं। ये लॉजिकल कंस्ट्रक्शन होती हैं जिनके ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट जो है उस हमने कंसेप्ट को, इसके स्पेलिंग भी मैं ठीक कर देती हूँ। और उसी तरह इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये प्रैक्टिस से एमर्ज होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है अजम्पशंस हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है कस्टम्स और ट्रेडिशन एस्टैब्लिश आफ्टर ए लॉन्ग यूजेस टू गाइड द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करते हैं तो जो हम क्या कहते हैं कि जो प्रैक्टिस करने से बेसिकली, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से आते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इसको फॉलो करते हैं। ये कस्टम्स और ट्रेडिशन जो कि लंबे समय से जिसको जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, तो वो जो क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एस्टैब्लिश आफ्टर लॉन्ग यूजेस, कि जैसे सदियों के अंदर जैसे हमारे पूर्वज जो है हिंदू कल्चर के अंदर क्या है कि कई हिंदू कल्चर्स के अंदर उस सुबह उठ के सूर्य को पानी देते हैं। तो डेफिनेटली चाहे उसके पीछे क्या है कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम लोग भी करते आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मीन्स द कस्टम्स और ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर ए लॉन्ग यूजेस टू गाइड द प्रेपरेशन, कि जो हम ट्रेडिशन है जो हमारे कुछ मतलब काफ़ी देर से वही प्रथा चली आ रही है तो हम उसको फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी।
तो सबसे पहले जो कन्वेंशन है दैट इज़ दी कंजर्वेटिज्म। देखो यहाँ पे क्या है कि जो अकाउंटेंट है जब वो अकाउंट्स बनाता है तो उसने ये रूल अडॉप्ट करना है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। देखो कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉफिट जो है तभी जो है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हमें एक्चुअल में रियलाइज़ होता है, ठीक है। तब तक हमें प्रॉफिट्स का ये नहीं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तब तक हमने उसकी अकाउंट्स के अंदर कोई जो है इस तरह की प्रोविज़न नहीं क्रिएट करनी। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, कि जो हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर जैसे हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो दे मे टर्न इनटू बैड डेट्स, तो वहाँ पे हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट प्रॉफिट शुड नाइदर बी ओवर स्टेटेड नॉर एंटिसिपेटेड। अकाउंटेंट शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि जब हमें एक्चुअल में जब हम सेल करते हैं और हमें एक्चुअल में प्रॉफिट रियलाइज़ होता है तभी हमने इसको रिकॉर्ड करना है, बट जो फ्यूचर के अंदर लॉसेस हो सकते हैं उसकी हमने प्रोविज़न क्रिएट करनी है। व्हेन वी एंटिसिपेट आउट ऑफ 10% ऑफ डेटर्स आउट ऑफ क्रेडिट सेल मे नॉट पे अस, वी मेक ए प्रोविज़न फॉर द बैड डेट। बट जब हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है हमें 10,000 का प्रॉफिट देगी, तो ये तभी हमने रिकॉर्ड करना है जब व्हेन वी एक्चुअली मेक द प्रॉफिट्स। गोल्डन रूल ऑफ करंट वैल्यूएशन भी क्या है कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक है उसकी भी जो वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लॉस, तो हम कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। रियलाइजेशन कंसेप्ट भी हमें ये कहता है कि चेंजेस को हमें तब तक जो है रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक वो मटेरियलाइज नहीं हो जाती। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो है ब्रेक डाल देता है कि हमें एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। और यहाँ पे क्या है कि देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे प्रूडेंस, तो यहाँ पे देखो जो कंजर्वेटिज्म का जब हम कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर क्या क्या प्रोबेबल लॉस हो सकते हैं जिनको हम जज कर सकते हैं, जिनके बारे में हम गेस कर सकते हैं। प्रूडेंस मीन्स जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज द गेन्स विच आर अनसर्टन। न्यूट्रलिटी का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो लॉसेस हैं उनके बारे में हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो अनबाइस्ड होना चाहिए, जो किसी मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उसी तरह क्या है कि जो अल्टरनेटिव वैल्यू है उसकी हमें फेथफुल जो है रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। तो जब हम कंजर्वेटिज्म का जो कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं तो ये हमें जो एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके अंदर देखने चाहिए। और उसी तरह कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली, कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब सेम अकाउंटिंग मेथड जो है सिमिलर आइटम्स के लिए यूज़ करना चाहिए। और अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें ईयर टू ईयर जो है कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि कंपेरेबल रिजल्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि जैसे हमने जैसे मान लो हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं फीफो मेथड, कभी फीफो मेथड यूज़ कर लिया, कभी लीफो मेथड यूज़ कर लिया, कभी एवरेज मेथड यूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो रिजल्ट्स होंगे वो कंपेरेबल नहीं होंगे। जैसे डेप्रिसिएशन के केस में हम स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक साल स्ट्रेट लाइन लगा लिया, दूसरे साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा लिया, तीसरे साल फिर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली अगर हम रिटन डाउन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट शुड बी यूज्ड। और अगर क्या है कि हमारे पे हमें किसी रीज़न की वजह से कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है तो उसके बेसिस उसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए कि हमने इस पॉलिसी को चेंज किया है, तो कंसिस्टेंटली फॉलोड होनी चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट एम्प्लॉय नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देखो कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि रिजिडिटी है कि हम चेंज ही नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं बट उसके पीछे कोई सर्टन लॉजिक होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है इन सर्कमस्टांसिस के अंदर चेंज कर सकती है
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि उसी के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन हो। जो लॉ की प्रोविज़न है उसके लिए हम अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज करते हैं ताकि टू कंप्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ लॉ। और उसी तरह क्या है कि अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस इट इज़ फेल्ट दैट न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। तो इन 3 सिचुएशंस के अंदर वी चेंज आवर पॉलिसी। लॉजिक है हमारे पास कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ हम प्रोविज़न ऑफ लॉ को कंप्लाई करने के लिए और ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं। तो जो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रिजिडिटी है, उसमें ये है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को चेंज करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। Convention of materiality. Only material significant details are to be disclosed. Insignificant detail जो होती हैं वो इग्नोर कर दो। Materiality is how very subjective concept है। देखो कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्पज़ के लिए वो मटीरियल है, दूसरे पर्पज़ के लिए वो इमटीरियल है। तो मटीरियल पर जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमने जो सिग्निफिकेंट, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं सिग्निफिकेंटली, उनको हमने बताना है। जो नहीं करती उनको हमने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे में हम वही इफेक्ट बताते हैं जो मटेरियल, जो सिग्निफिकेंटली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ये प्रिंसिपल जो है दैट इज़ एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर। ये आपने याद रखना है कि जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट, मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें। ये जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल्स ऑल द आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे देखो स्टेशनरी यूज़ होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, जैसे कैलकुलेटर्स हैं, पेन्स हैं, तो चाहे ये भी एसेट होते हैं बट इनके ऊपर क्या होता है कि 100% डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, चाहे ये एसेट्स होती हैं बट बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि हम 100% डेप्रिसिएशन डाल देते हैं तो डेफिनेटली बैलेंस शीट के अंदर इसको शो नहीं करती। तो ये जो सब्जेक्टिव बेसिकली जो मटीरियलिटी का कंसेप्ट है ये सब्जेक्टिव टर्म है, जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंटेंट कॉमन सेंस लगाता है कि ये आइटम जो है मटेरियल है या नहीं है। जब हमने कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी यूज़ करनी है तो डेफिनेटली हमने देखना है कि आइटम का अमाउंट कितना है, साइज़ कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है और जो व्यक्ति जज डिसीज़न ले रहा है उसका लेवल कितना है। और उसी तरह नेक्स्ट कन्वेंशन जो है डेट इज़ ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी जो है इसका एक एक्सेप्शन है। इट रिक्वायर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिवील ऑल द रेलिवेंट एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन फुली एंड फेयरली। तो यहाँ पे है कि कोई भी फैक्ट जो है वो कंसील ना करे और ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है प्रेजेंट करे। और उसी तरह कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है कि देखो ईच रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट इट। द ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, रिसीट एंड मीमोज। देखो जो भी अकाउंट्स के बुक्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वाउचर की फॉर्म में, रिसीट की फॉर्म में, मीमोज की फॉर्म में, अगर हमने कोई परचेजिंग की है तो उसका बिल हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे पास इसका जो है सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। नाउ वी आर डन विद द अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अगर देखो ये फंडामेंटल अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। इफ़ नथिंग हैज़ बिन रिटन अबाउट द फंडामेंटल अजम्पशन देन वी इट इज़ अज्यूम कि उसको फॉलो किया गया है। अगर ये जो मैं अजम्पशंस आपको बताने जा रही हूँ अगर इसके अंदर से कोई भी फॉलो नहीं की जाती तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफिकली डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूल। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी कि जो बिजनेस है डैट इज़ गोइंग टू रन फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो यूनिफॉर्मली ईयर टू ईयर बेसिस पे हमें फॉलो करनी चाहिए। एक्रूल का बेसिस का मतलब होता है कि हमें जैसे हमारा बिजनेस जो है अकाउंटिंग पीरियड जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, तो उसके अंदर जो हमारे एक्सपेंस या इनकम जो होती हैं बिलोंग होनी चाहिए, चाहे वो हमने रिसीव किए हैं चाहे नहीं किए हैं।
अगर इनकम है तो ड्यू हो चुकी है उस अकाउंटिंग पीरियड को, तो वहाँ पे हमारे एक्सपेंस और इनकम जो है अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करते होने चाहिए, और वहाँ पे हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं डेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूड। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। So first question is, ABC Limited follow the written down value of method of depreciation year after year due to comparability, convenience, consistency। अब देखो जो ABC है follows the written down value of method of depreciation year after year due, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देखो यहाँ पे जब हम अकाउंट्स के अंदर जो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तभी हम जो है रिज़ल्ट जो होते हैं कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो कंसिस्टेंसी जो है दैट इज़ द राइट आंसर कि ABC फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू द कंसिस्टेंसी, जो बेसिकली कन्वेंशन है जिसकी वजह से जो है। और उसी तरह ऑल दी फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एक्सेप्ट, कि इनके अंदर से हमें वो चीज़ बताओ जो अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है। अभी हमने 3 अजम्पशंस की थी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूड। तो डेफिनेटली जो आंसर है दैट इज़ द बिजनेस एंटिटी। और उसी तरह हम देखते हैं ए परचेज ए कार फॉर ₹5 लाख, डाउन पेमेंट जो है 1 लाख की गई है। देखो हमने कार परचेज़ की है 5 लाख की। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो एसेट है 5 लाख की आई है, लेकिन हमारा जो कैश है वो 1 लाख कम हो गया, तो नेट जो है एसेट इंक्रीज हुआ है 4 लाख से। रेस्ट बाय साइनिंग ₹4 लाख, bill payable due in 90 days. As a result of this transaction, total asset increased by 4 lakh with corresponding increase in liability by 4 lakh. Total liability increased by 4 lakh. Total asset decreased by 5 lakh. देखो ये जो कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट, क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसेट आई है 5 लाख की, बट साथ के साथ हमारा कैश भी जो है 1 लाख कम हो गया, तो नेट इम्पैक्ट जो है दैट इज़ 4 लाख। तो हमारी एसेट इंक्रीज़ हुई है 4 लाख से, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई है 4 लाख से, क्योंकि 4 लाख रुपीज़ हमने देना है। तो जो राइट आंसर है वो मैंने आपको वैसे बता ही दिया, दैट इज़ द टोटल एसेट इंक्रीज बाय ₹4 लाख विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी 4 लाख। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, capital brought by the owner is an example of increase in asset and increase in liability, increase in asset and increase in liability, increase in liability and decrease in asset, increase in asset and decrease in liability। अब देखो जो कैपिटल ऑनर बिजनेस के अंदर लेके आता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो डेफिनेटली जितना एसेट है उतना ही लाइबिलिटी है। तो अब हम इसका जो आंसर है वो देखते हैं। एक मिनट, इसका आंसर जो है दैट इज इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्योंकि देखो जितना हम बेसिकली क्या है कि अगर हम कैपिटल लेके आए हैं तो उतना हमारा एसेट साइड के अंदर भी हमारे पास जो है कैश आ जाता है, तो वो भी होगा, और उतना ही हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एसेट आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ, देखो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्स एसेट। करंट एसेट जो होती हैं रीसेल के लिए होते हैं, जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स एसेट, क्योंकि एसेट बिजनेस के अंदर इसीलिए रखी जाती हैं ताकि हम वहाँ से रेवेन्यू जो है कमा सकें। सो द राइट आंसर इज़ द अर्निंग ऑफ द रेवेन्यू, क्योंकि अगर हमारे पास एसेट्स नहीं होंगी तो हम बिजनेस किस तरह से रन करेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंस शीट रिजल्ट इन, देखो जो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो किस चीज़ को हाईलाइट करता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। तो डेफिनेटली देखो जब हम, जैसे हमारे डेटर्स हैं
बैलेंस शीट के अंदर हम उसको शो करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि क्रेडिट में सेल किया है तो उसमें हमें बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, तो हम वहाँ पे प्रोविज़न करते हैं। तो डेफिनेटली जो राइट आंसर है इसमें से ऑप्शंस हैं अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट, इसका अर्थ है कि हम एसेट को घटा के लिखते हैं, एसेट को बढ़ा के लिखते हैं, कैपिटल को बढ़ा के लिखते हैं। राइट आंसर जो है दैट इज़ द अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, क्योंकि यहाँ पे सन्ड्री डेटर के अंदर से हम जो बैड डेट्स है वो माइनस कर देंगे। और उसी तरह देखो जो रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच, जो हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट है, देखो वो क्या कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट हम तभी जो है रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम सेल करते हैं। ये इमटेरियल है, कैश कलेक्ट किया है या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया है, जब हम सेल करते हैं, जब वाकई में सेल होती है तभी हमें जो है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। सो द राइट आंसर जो है व्हेन द सेल इज मेड। और उसी तरह द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मटेरियलिटी का अर्थ होता है कि सिग्निफिकेंट चीज़ें हमने डिस्क्लोज करनी है। मैचिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक्सपेंस को हमेशा रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो राइट आंसर है डैट इज़ द मैचिंग। इसको मैं रेड कर देती हूँ। Economic life of an enterprise is split into the period interval to measure its performance is as per whether it's a entity। देखो एंटिटी कहते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट हैं, मैचिंग एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डैट इज़ द पीरियोडिसिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा बिजनेस है डैट इज़ गोइंग टू रन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। तो लॉन्गर ड्यूरेशन का ये मतलब नहीं है कि हमारा बिजनेस अगर 50 सालों के लिए जाने जा रहा है चलेगा तो हम 50 सालों के बाद जाके देखेंगे कि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस नहीं हुआ। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड, वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंटरप्राइज जो है डैट इज स्प्लिट इनटू द अकाउंटिंग पीरियड। सो आंसर इज द पीरियोडिसिटी। एंड थैंक्स, और जुड़े रहिए ताकि आपको इसके ऊपर जो है लगातार जो है आपको वीडियोस मिल सकें और आपको हेल्प हो सके।